हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी हैं, उनकी वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम, आवृत्ति का बढ़ता क्रम, फ्रीक्वेंसी का बढ़ता क्रम एंड एनर्जी किस दिशा में बढ़ेगी, किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन लिखवा दी थी और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड यूवी क्षेत्र की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उनको दूरस्थ पराबैंगनी विद्युत चुंबकीय विकिरण, निकटस्थ और मुख्य 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट अवशोषण के नियम, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया था। अवशोषण के नियम क्या थे? जिन नियम, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था विद्युत चुंबकीय विकिरण की अंत्यक्रिया पदार्थ से करवाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, जिससे स्पेक्ट्रम बनते हैं। उन स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो इसके बाद अगर हम आगे स्टार्ट करें, हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है, इसमें हमारा टॉपिक अवशोषण के नियम। लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, वे नियम जिनके आधार पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा किया जाता है, अवशोषण के नियम कहलाते हैं। अब अवशोषण के दो नियम थे, लैम्बर्ट लॉ एंड सेकेंड इज बियर-लैम्बर्ट लॉ। फर्स्ट लैम्बर्ट लॉ and second is Beer-Lambert law. First is Lambert law and second is Beer-Lambert law. इसके बाद अब सबसे पहले हम लैम्बर्ट एंड बियर-लैम्बर्ट लॉ दोनों में किस बेसिस पर क्या डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट अगर बात करें लैम्बर्ट लॉ की, तो लैम्बर्ट लॉ क्या था? हमें क्या लेना है? एक अवशोषक माध्यम लेना है जिसकी मोटाई है dx। ये क्या है? एक अवशोषक माध्यम, समांगी अवशोषक माध्यम है जिसकी मोटाई क्या है? dx, समांगी अवशोषक माध्यम की मोटाई है। इसके बाद हमें क्या करना है? विद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर हम बोले प्रकाश विकिरण, तो इस पर जिसकी तीव्रता है I, इसे हमें इस पर आपतित करवाना है और इसमें से जो पारगमित प्रकाश की तीव्रता होगी di। ठीक है, तो अब लैम्बर्ट लॉ कहता क्या है? लैम्बर्ट लॉ के अनुसार जब हम किसी प्रकाश के विकिरण को किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से गुजारते हैं, जब किसी प्रकाश की विकिरण को किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से गुजारा जाता है, तो माध्यम की मोटाई के साथ प्रकाश की तीव्रता में हुई कमी, मतलब यह है कि जब हम इस प्रकाश के विकिरण को इस समांगी अवशोषक माध्यम में से गुजारेंगे, तो अवशोषक माध्यम है तो ये विकिरण को एब्जॉर्ब करेगा, और जब इसमें से जो पारगमित प्रकाश निकलेगा, इसमें से जब प्रकाश पारगमित होगा तो उसकी तीव्रता में कुछ कमी आएगी। क्यों? क्योंकि इस अवशोषक माध्यम ने कुछ तीव्रता को एब्जॉर्ब कर लिया है। जब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में कमी आई है, तो यह कमी
अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ यह कमी प्रारंभिक प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब DI/dx माइनस मतलब कमी समानुपाती होती है I आपतित प्रकाश की तीव्रता। दोबारा, जब हम किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण को किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से गुजारते हैं जिसकी मोटाई क्या है dx। जब हम किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण को किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से गुजारते हैं जिसकी मोटाई dx है, तो माध्यम की मोटाई के साथ पारगमित प्रकाश की तीव्रता में आई कमी आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। अब इसके बाद था सेकंड बियर-लैम्बर्ट लॉ में सिर्फ एक टर्म ऐड की थी, सांद्रता। उसमें क्या था, अब हम पहले एक साथ दोनों को समझ लेते हैं। क्या करना है, अब इसमें एक विलयन लेना है और इस विलयन में यहां से यहां तक की दूरी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक dx। जब हम एक वर्णीय प्रकाश किरण जिसकी तीव्रता क्या है I, जब हम किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण को किसी समांगी अवशोषक माध्यम के विलयन, अब हमें किस में से गुजारना है, विलयन में से गुजारना है। किसी समांगी अवशोषक माध्यम के विलयन में से गुजारते हैं तो विलयन में तय दूरी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, विलयन में तय दूरी के साथ प्रकाश की तीव्रता में क्या होगी, कमी आएगी। क्यों? क्योंकि हमने लिया है समांगी अवशोषक माध्यम का विलयन। कुछ प्रकाश की तीव्रता को ये एब्जॉर्ब अवशोषित कर लेगा, जिससे प्रकाश की तीव्रता में कमी आएगी, पारगमित प्रकाश की तीव्रता कम होगी। तो देखो DI इसमें से पारगमित हुई तो क्या होगा, देखो जब किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण को किसी समांगी अवशोषक माध्यम के विलयन में से गुजारते हैं तो विलयन में तय दूरी के साथ प्रकाश की तीव्रता में आई कमी, दूरी कितनी तय की है dx, तय दूरी के साथ प्रकाश की तीव्रता में आई कमी पारगमित है, प्रारंभिक प्रकाश की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। तो इसमें एक टर्म ऐड कर ली, विलयन की सांद्रता। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं। सबसे पहले लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण को समांगी अवशोषक माध्यम में से गुजारा जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ प्रकाश की तीव्रता में आई कमी आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अगर हम बियर-लैम्बर्ट लॉ की बात करें, बियर-लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब हम किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण को समांगी अवशोषक माध्यम के विलयन में से गुजारते हैं तो विलयन में तय दूरी के साथ प्रकाश की तीव्रता में आई कमी प्रारंभिक प्रकाश की तीव्रता के साथ साथ उसकी सांद्रता के भी समानुपाती होती है। ये लॉ हो गए। दोनों नियम में सिर्फ एक डिफरेंस था, सांद्रता का। अब हमें इसमें कुछ डेरिवेशन करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से लैम्बर्ट लॉ डेफिनेशन के आगे जो स्टेप हमें फॉलो करना है। देखिए तो लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन आई है, DI/dx माइनस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हमें क्या करना है, इस समानुपातिक चिन्ह को हटाना है, एक स्थिरांक लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस DI/dx इक्वल्स टू K। यहाँ पे हमने एक स्थिरांक लगा दिया, दोनों तरफ माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ से माइनस चला जाएगा, DI/dx इक्वल्स टू माइनस KI। I को हमें नीचे डिवाइड में पहुंचाना है, इसके बाद और dx इधर साइड चेंज कर देंगे, I माइनस K डॉट dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ I क्या है, आपतित प्रकाश की तीव्रता, पारगमित प्रकाश की तीव्रता, dx मोटाई और ये समानुपातिक चिन्ह है। इसके आगे अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट का समाकलन करेंगे। कहां से कहां तक, DI/I
I0 से I तक इक्वल्स 0 से लेके x तक किसका माइनस k डॉट dx। सम 1/i di का समाकलन हो जाएगा log i। तो यहाँ क्या किया हमने, log i, I0 लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल के बाहर। इसके बाद अगर dx का समाकलन करें तो x 0 से लेके x तक। इसके आगे इसको ओपन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, log अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट। तो log I0 सेम x माइनस 0। आगे सॉल्व करें इसको, इक्वेशन फर्स्ट लगाना। log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। तो हमने क्या किया, log I अपॉन I0 इक्वल माइनस के बाहर x माइनस 0 इक्वल x। मैंने log को साइड चेंज किया तो क्या हो जाएगा, log I अपॉन I0। तो e की पावर में ये सारा चला जाएगा, e की पावर माइनस kx। एंड लास्ट नेक्स्ट स्टेप है I, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, I0 इधर, I0 e की पावर माइनस kx। ये ही लैम्बर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, गणितीय रूप है। ये क्या है, लैम्बर्ट लॉ का गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म। हमें लैम्बर्ट लॉ आइडेंटिफाई कर लिया। लैम्बर्ट लॉ क्या था, जब हम किसी एक वर्णी प्रकाश किरण को किसी समांगी अवशोषक माध्यम जिसकी मोटाई dx है में से गुजारते हैं तो माध्यम की मोटाई के साथ पारगमित प्रकाश की तीव्रता, मतलब जो निकल रहा है अवशोषक माध्यम से गुजरकर, पारगमित प्रकाश की तीव्रता में आई कमी प्रारंभिक प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाला, उसके बाद ये पूरा सॉल्व कर दिया। इसके आगे इक्वेशन सेकंड हमने क्या आइडेंटिफाई की थी, I0 e की पावर माइनस kx। ये थी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें सबसे पहले ये I क्या है, आप पारगमित प्रकाश की तीव्रता। अगर I0 के बारे में बात करें तो आपतित प्रकाश की तीव्रता, अब हमने पारगमित प्रकाश की तीव्रता, ये I0 पारगमित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता निकाल ली, देख लिया है। लेकिन इसमें अवशोषित प्रकाश की तीव्रता कहाँ है। अगर अवशोषित प्रकाश की तीव्रता अगर हम मान ले IABS है, अगर हमने मान ली अवशोषित प्रकाश की तीव्रता क्या है IABS, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता में से अगर हम माइनस कर दें पारगमित प्रकाश की तीव्रता को, तो अवशोषित प्रकाश की तीव्रता हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो क्या होगा, I0 माइनस I। अगर हम इस I की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड से तो क्या आएगा, IABS इक्वल I0 माइनस I0 e की पावर माइनस kx, e की पावर माइनस kx। अब क्या होगा, I0 कॉमन, IABS इक्वल I0 1 माइनस e की पावर माइनस kx। तो हमें अब अवशोषित प्रकाश की तीव्रता आइडेंटिफाई हो गई। हमने आइडेंटिफाई कर ली अवशोषित प्रकाश की तीव्रता। यहाँ पर लैम्बर्ट लॉ कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद है बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ में सिर्फ एक टर्म को हमने ऐड किया था, वो थी सांद्रता, जिसमें हमने एक सी सांद्रता का विलयन लिया था और अब हमने अवशोषक माध्यम क्या लिया है, सी सांद्रता का एक समांगी विलयन।
अब हम नेक्स्ट बियर लैम्बर्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टार्ट करते हैं हम बियर लैम्बर्ट लॉ। अब बियर लैम्बर्ट, अब हम बियर लैम्बर्ट लॉ को स्टार्ट करते हुए चलते हैं। हमने क्या लेना है, एक विलियन जिसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दूरी है dx। हमने किसी एकवर्णी प्रकाश किरण को इस पर आपतित करवाया जिसकी तीव्रता क्या है I, पारगम्यता क्या होगी di। तो हमें क्या करना है, इससे इक्वेशन क्या मिलेगी, जब किसी एकवर्णी प्रकाश किरण को किसी समांगी अवशोषक माध्यम के विलयन में से गुजारा जाता है तो विलयन में तय दूरी के साथ प्रकाश की तीव्रता में I कमी आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ साथ उसकी सांद्रता के भी समानुपाती होती है। तो I di अपॉन dx माइनस कमी C के साथ साथ उसकी आपतित प्रकाश की तीव्रता की, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अब इक्वेशन हमें मिल गई, इसके बाद हमें क्या करना है, इस चिन्ह को हटाओ, एक समानुपातिक स्थिरांक लगाएंगे, क्या आएगा di अपॉन dx माइनस इक्वल, पहले हमने k लिया था, इस बार हम k डैश लेंगे, k डैश I C। ओके, दोनों तरफ माइनस का गुणा करने पर di अपॉन dx इक्वल माइनस k डैश I C। I को हमें नीचे dx की जगह और dx को I की जगह पहुंचाना है, तो क्या आएगा di अपॉन dx सॉरी I इक्वल माइनस k डैश x C। यहाँ तक ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ गई सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसके बाद हमें इस इक्वेशन का समाकलन करना है, क्या होगा, अभी ये इक्वेशन ली, इसका समाकलन करने पर I0 से I, x 0 से x, तो क्या आएगा di अपॉन I0 से I तक इक्वल, इसका समाकलन किया 0 से x k डैश x c। अब क्या होगा, देखो अब 1 अपॉन I di का क्या हो जाएगा log I, तो log I ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट इक्वल k कांस्टेंट k डैश c को बाहर निकाल दिया, x dx का क्या होगा, सॉरी मैंने डायरेक्ट यहाँ x लिख दिया क्या, ये dx था, अभी भी यहाँ पे क्या है dx, तो इसका समाकलन किया तो क्या आएगा, अब x आ जाएगा 0 से लेके x तक। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा log I माइनस log I0 अपर लिमिट, log अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट इक्वल माइनस k डैश c, इसका क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log a माइनस log b क्या हो जाएगा log I अपॉन I0, log a अपॉन b माइनस k डैश c, और यहाँ पे क्या आएगा x, अब आएगा x, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे है log बेस e, इसे हमें log बेस 10 में बदलना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें केमिस्ट्री में log ही लेते चलना है, ln log बार बार चेंज नहीं करना, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे हमने बेस चेंज किया है, log बेस e को log बेस 10 में बदल दिया, तो 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, उसको हम डायरेक्ट डिवाइड में पहुंचा देते हैं। log I अपॉन
I0 मल्टीप्लाई में माइनस K डैश 2.303, जो मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइड में पहुंचा दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा CX। अब ये क्या होगा, ये जो है ये एप्सिलॉन के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे log I अपॉन I0 I0 इक्वल एप्सिलॉन CX। ये है मोलर विलोपन गुणांक। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन इज मोलर विलोपन गुणांक। मोलर विलोपन गुणांक एप्सिलॉन। ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके बाद हम एक टर्म और ले सकते हैं log I अपॉन I0 A के बराबर होता है, और A इक्वल्स टू होता है अवशोषकता या अवशोषणांक। अवशोषणांक क्या होता है, क्या लिख सकते हैं हम, A इक्वल लॉग, यहां लिख देते हैं A इक्वल टू लॉग I अपॉन I0, और I अपॉन I0 किसके बराबर है, एप्सिलॉन CX। ये इक्वेशन नंबर 3। ये जो रूप आया है, जैसे यहाँ पे बोले इस फॉर्म को बोले, इस फॉर्म को बोले, ये बियर लैम्बर्ट लॉ का गणितीय रूप है। यहाँ पर बियर लैम्बर्ट लॉ कंप्लीट हुआ, लेकिन एक टर्म आई है मोलर विलोपन गुणांक। मोलर विलोपन गुणांक क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन क्या है, इस एप्सिलॉन की परिभाषा क्या होती है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर विलोपन गुणांक या मोलर अवशोषकता। अब इसके बाद नेक्स्ट हम एक इक्वेशन थर्ड को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। A इक्वल क्या आया था, A इक्वल्स टू लॉग I अपॉन I0 इक्वल एप्सिलॉन CX। लॉग I अपॉन I0 A की इक्वल होता है, तो A इक्वल होगा एप्सिलॉन CX के। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मोलर विलोपन गुणांक या मोलर अवशोषकता, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मोलर विलोपन गुणांक, मोलर अवशोषकता या एप्सिलॉन होता क्या है, हमने अभी अवशोषण के नियम पढ़े थे, और अवशोषण के नियम कहते कैसे हैं, जब किसी पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ के द्वारा प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अवशोषित किया जाता है, तो जिस नियम के अकॉर्डिंग किया जाता है उसे अवशोषण के नियम कहा जाता है, जिसमें हमने लैम्बर्ट लॉ और बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़े थे। तो जब हमने विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को किसी पदार्थ पर आपतित करवाया, तो उस पदार्थ ने विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अवशोषित किया, तो जो प्रकाश पदार्थ के द्वारा या फिर जो प्रकाश की विकिरण पदार्थ के द्वारा अवशोषित की गई, उसे जिस मात्रा में व्यक्त किया जाता है उसे विलोपन गुणांक या एप्सिलॉन या मोलर अवशोषकता कहते हैं। दोबारा, जब किसी पदार्थ पर विद्युत चुम्बकीय विकिरणें डाली जाती हैं, तो वे विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अवशोषित करता है, और उन अवशोषित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को जिस मात्रा में प्रदर्शित किया जाता है, जिस मात्रा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे मोलर विलोपन गुणांक, मोलर अवशोषकता या एप्सिलॉन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम अगर मोलर अवशोषकता के बारे में देखें, तो A इक्वल्स टू होगा एप्सिलॉन CX। A इक्वल्स टू क्या है, एप्सिलॉन CX। किससे, इक्वेशन नंबर 3 थी, इक्वेशन 3 से। अगर हमें एप्सिलॉन लेना है तो क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन बराबर A अपॉन CX। एप्सिलॉन बराबर क्या गया, A अपॉन CX। अब हमें क्या करना है, अगर हम करें
सी जो कि क्या है, कंसंट्रेशन, सांद्रता। अगर हमने क्या कर दी वो 1 ग्राम पर मोल और x क्या थी, विलयन में तय दूरी, या फिर हम बोलें अवशोषक माध्यम की मोटाई 1 सेंटीमीटर। तो क्या है, सांद्रता है 1 ग्राम पर मोल, माध्यम की मोटाई या फिर विलयन में तय दूरी है 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 तो एप्सिलॉन इक्वल किसके हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल हो जाएगा A की। अगर सांद्रता C हो, मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो उस विलयन के द्वारा उत्पन्न अवशोषणांक ही मोलर विलोपन गुणांक कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो यदि किसी एक वर्णी प्रकाश किरण को, कैसा, एक वर्णी प्रकाश किरण को या फिर किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण को या फिर प्रकाश के विकिरण को, यदि किसी एक वर्णी प्रकाश किरण को 1 ग्राम पर मोल सांद्रता वाले विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत में से गुजारा जाए, यदि किसी एक वर्णी प्रकाश किरण को 1 ग्राम पर मोल सांद्रता वाले विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटाई में से गुजारा जाए, तो उस विलयन के द्वारा उत्पन्न अवशोषणांक ही मोलर विलोपन गुणांक कहलाता है। तो उस विलयन के द्वारा उत्पन्न अवशोषणांक ही मोलर विलोपन गुणांक कहलाता है। दोबारा, यदि किसी एक वर्णी प्रकाश किरण को 1 ग्राम पर मोल सांद्रता वाले विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत में से गुजारा जाए, तो उस विलयन के द्वारा उत्पन्न अवशोषणांक A इक्वल था, A का मतलब क्या था, अवशोषणांक, या A है अवशोषणांक, ये शायद मैंने नहीं लिखा था, लिख रही हूं अवशोषणांक। तो उस विलयन के द्वारा उत्पन्न अवशोषणांक A ही क्या है, मोलर विलोपन गुणांक कहलाता है। यहाँ पर मोलर विलोपन गुणांक कंप्लीट। हमने अवशोषण के नियम पढ़े। अवशोषण के नियम 2 थे, लैम्बर्ट लॉ, बियर लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ और बियर लैम्बर्ट लॉ में सिर्फ एक अंतर था, सांद्रता। हमने लैम्बर्ट लॉ में ओनली सिर्फ समांगी अवशोषक माध्यम लिया था, लेकिन हमने बियर लैम्बर्ट लॉ में अवशोषक माध्यम का एक विलयन लिया था। इसके बाद मोलर विलोपन गुणांक और यहाँ पर अवशोषण के नियम कंप्लीट हुए। इसके बाद आगे नेक्स्ट, अभी हमें सिर्फ कुछ नियम की, अवशोषण नियम की सीमाएं पढ़नी है। क्या है लिमिटेशन, क्या जरूरी है इस अवशोषण के नियम के लिए, अवशोषण लैम्बर्ट लॉ और बियर लैम्बर्ट लॉ के लिए क्या जरूरी है। हम बार बार पढ़ रहे हैं, एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश, मतलब प्रकाश कैसा होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए अवशोषण के नियम के लिए, या फिर लैम्बर्ट और बियर लैम्बर्ट लॉ के लिए प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए। इसके बाद हमने दोनों ही लॉज में, लैम्बर्ट और बियर लैम्बर्ट लॉ में समांगी माध्यम लिया है, तो माध्यम होना चाहिए समांगी। इसके अलावा तीसरी लिमिटेशन है विलयन तनु होना चाहिए, पर्याप्त तनु हो विलयन, जिससे प्रकाश विकिरण आसानी से उसमें से पारगमित हो सके। इसके अलावा नेक्स्ट, अगर ये जो प्रकाश विकिरण आपतित करवाई जा रही है, तो उस समय विलयन का स्कंदन, आयनन या फिर ऐसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। कुछ 5 लिमिटेशंस थी। यहाँ पर अवशोषण के नियम कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण 4 प्रकार का होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार। अब ये पाई स्टार, सिग्मा स्टार, एन होते क्या है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।